Greetings everyone, welcome back. Today we will discuss about the NCERT question answer of chapter 2, that is biological classification of class 11. So let's start. Question number 1 is discuss how classification system have undergone several changes over a period of time. डिस्कस करो कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता गया. हमें पता है कि जो पहला अटेम्प्ट किया था वो एरिस्टोटल ने किया था, यस. दूसरा लिनस ने किया था एंड देन विटकर की आई थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्यों जरूरत पड़ी बेटा? ऑर्गेनिज्म की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर उनको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा तो उनकी स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. ठीक है ना. The classification systems have undergone several changes with time. The first attempt of classification was made by Aristotle. He classified plants as herbs, shrubs and trees. उसने plants को divide कर दिया on the basis of their size, herb, shrub and trees. Animals on the other hand were classified on the basis of presence or absence of red blood cell. ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल है तो एनीमा और एब्सेंस है तो एनीमा. ठीक है. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल टू क्लासिफाई ऑल द नॉन ऑर्गेनिज्म. ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया क्योंकि जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स थे ना, सबको क्लासिफाई करना आसान नहीं था. Therefore, Linus gave a 2 kingdom system of classification. It consists of a kingdom Plantae and kingdom Animalia. However, this system did not differentiate between unicellular and multicellular organisms and between eukaryotes and prokaryotes. Therefore, there were large number of organisms that could not be classified under 2 kingdom. तो लिनस का भी जो 2 kingdom system of classification था वो फेल हो गया क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स के बीच में. Then to solve these problems, a 5 kingdom system of classification was proposed by R.H. Whitaker in 1969. उसे 5 kingdom of classification दिया जिसमें 5 kingdom थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैंटेड, एनिमेलिया. और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके उसने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम दिया जो कि वेरी मोस्ट एक्सेप्टेड वन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का क्या यूज है बेटा? ये डिकम्पोजर है. ठीक है. क्या करते हैं, डेड जो प्लांट एनिमल है उसको डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. आपके जो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, जो आपकी लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर है. मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज से मिल जाती हैं. मैनी सोइल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. और कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है. फिक्स करने का मतलब है जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन है उसको एज इट इज प्लांट नहीं ले पाता, तो उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है. और वो कौन करके देता है? कुछ सोइल बैक्टीरिया. नेक्स्ट हमें बताना है आर्की बैक्टीरिया. आर्की मीन्स प्रिमिटिव. ठीक है. जैसे कि हमारे पास मिथेनोजेंस है. मिथेनोजेंस ये क्या करते हैं, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जुगाली करने वाले एनिमल्स. ठीक है. काउ, बफेलो. रूमिनेंट्स वर्ड कम फ्रॉम द रूमेन विच इज द पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल. उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसमें ये मिथेनोजेंस होते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन से वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उनमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, जिसको बायोगैस भी कहते हैं. ठीक है. इसको बायोगैस भी कहते हैं. और ये जो मिथेनोजेंस है सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके डिकम्पोजिशन के लिए मिथेनोजेंस उसके अंदर डाले जाते हैं. Now come to the question number 3.
व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायएटम्स। मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था कि जो डायएटम की सेल वॉल होती है वो हार्ड एंड पोरस होती है, सिलिका की बनी हुई होती हैं। जब ये डायएटम्स मर जाते हैं तो टिश्यू डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है, सिलिका है, वो एज इट इज एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती चली जाती है और उसी को बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। अब वो डायएटोमेशियस अर्थ सॉफ्ट होती है, इनर्ट होती है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सो लेट्स सी द सेल वॉल्स ऑफ द डायएटम्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। Their cell wall construction is known as the fistule. Fistule क्या है? इसकी बाहर की सेल वॉल जो कि हार्ड है और पोरस है। It consists of two thin overlapping shells that fit into each other such a soap box. When the diatom die, the silica in their cell walls get deposited in the form of diatomaceous earth. This diatomaceous earth is very soft and quite inert. It is used in filtration of oils, sugar and for other industrial purpose. मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जैसे सोप बॉक्स होता है ना बेटा, एक में फिट हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है, वैसे ही होता है। जैसे कि मान लो ये नीचे वाला तो है इसका हाइपोथिका, ठीक है, ये है इसका एपिथिका, ठीक है, ये हाइपोथिका and this one is epitheca. हाइपोमिस नीचे वाला, इपिमस ऊपर वाला। सोप बॉक्स की तरह इसकी बॉडी फिट होती है, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाइज। एल्गल ब्लूम, ब्लूम मतलब अपने नंबर को बढ़ाना, ठीक है, कौन बढ़ा रही है? एल्गी बढ़ा रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो चाहे एल्गी हो, ठीक है, वाटर बॉडी में अपने नंबर को बढ़ा रही है, ठीक है, और उनका नंबर बढ़ना इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम्स रेफर्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर resulting in the discoloration of water body. This causes an increase in biological oxygen demand resulting in the death of fishes and other aquatic animals. अब डिस्कलरेशन क्या होता है बेटा? जब बहुत सारी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, अपनी सफिशिएंट कंसेंट्रेशन से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जो वाटर का कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है ना। फिर वहां पे एल्गी क्या ग्रो करनी शुरू हो जाती है, और एल्गी क्या प्रोड्यूस करती है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है वाटर में, और टॉक्सिन के कारण फिश जो है वो मरना शुरू हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको डिकम्पोजिशन करने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बढ़ रही है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। अब रेड टाइड्स क्या है? मैंने आपको बताए थे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब क्या है बेटा? रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन सा है बेटा आपका? आपके पास है ये गोनियोलेक्स। क्या है? गोनियोलेक्स। ये इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है ना, ये इतनी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि सी कैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है? रेड कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। कैसे कलर का दिखाई देने लग जाता है? रेड कलर का। इसीलिए इसको हम कहते हैं रेड टाइड्स। और ये लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि इसके अंदर जो फिशेज हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेड टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड टाइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम वायरस? वायरस से वायरस कैसे डिफरेंट है? देखो बेटा, पूरा एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है कि वायरस को डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने इन 1970। अब क्या है? वायरॉइड्स जो है वायरसेस से कम इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। और ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरस से साइज में छोटे होते हैं क्योंकि प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, जिसके कारण इसका क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट है।
सेम एनसीईआरटी की लाइन से बेटा। नेक्स्ट इज द डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के चारों मेजर ग्रुप को ब्रीफली हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है जिनका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उनमें से कुछ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ सेप्रोबिक, कुछ पैरासिटिक। अब इनका मतलब क्या है, हेट्रोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और उसमें भी टाइप्स आ गई बेटा हमारे पास, होलोजोइक, सेप्रोबिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मीन्स फूड क्या है, अपनी बॉडी के अंदर लिया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं और अंदर ही बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है। उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक। लेकिन सेप्रोबिक क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और जो डेड एंड डिके मैटर है उसको बाहर ही क्या करता है, डिकम्पोज करता है, देन अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पैरासिटिक में क्या होता है कि होस्ट बॉडी से अपने फूड को लिया जाता है और होस्ट बॉडी लिविंग होती है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास 4 मेजर ग्रुप है बेटा किसके, प्रोटोजोआ के। नाउ लेट डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ और सार्कोडाइन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोआ मीन्स जिसके अंदर हम अमीबा आता है, जिसके अंदर क्या आता है, अमीबा, ठीक है ना। इसमें क्या आएंगे, अमीबा और एंटामीबा, ठीक है। अब इसमें जो आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जेली लाइक प्रोटोजोआ है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाते हैं। इसमें जो बाहर की कवरिंग होती है पेरिप्लास्ट वो नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए ये नेक्ड भी हो सकते हैं और ये कवर भी हो सकते हैं कैल्केरियस शेल से जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो। इसके अंदर फ्लैजिला भी नहीं होता बल्कि प्रोटोप्लाज्म ही मूव करता है और आउटग्रोथ निकालता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं फॉल्स फीट। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ मूवमेंट होती है जिनके कारण टेम्पररी, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इनको फॉल्स फीट बोलते हैं और ये ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है और प्रे को कैप्चर करने में। प्रे मतलब जो उसका फूड है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और जू फ्लैजिलेट्स मतलब वो प्रोटोजोआ जिसके अंदर फ्लैजिला है, ठीक है ना। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेट्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। इनके अंदर फ्लैजिला होता है फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे। इनमें क्या होता था, इनमें होते थे सूडोपोडिया और इनमें क्या है, फ्लैजिला, क्लियर है। इनके अंदर पैरासिटिक फॉर्म्स होती है सच एज ट्राइपेनोसोमा जो कि एक डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, दैट इज द स्लीपिंग सिकनेस। द नेक्स्ट ग्रुप इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ और सिलिएट्स, यानी कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सिलिया। इसके अंदर एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड बॉटीसेला, बॉटीसेला, ठीक है। देखो ये क्या है, एक्वेटिक इंडिविजुअल्स हैं जो एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं प्रोटोजोआ का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीट करते हैं और उस वाटर को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं जिसके अंदर क्या है बेटा, फूड है। और इसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है। All the cilia beat in the same direction to move the water ladder food inside a cavity called the gullet. बॉडी के अंदर जैसे ही वो एंटर करेगा तो एक कैविटी में एंटर करेगा फूड, दैट इज द गुलेट। द लास्ट वन इज द स्पोरोजोन। स्पोरोजोन से वर्ड आया स्पोर, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिजीज कॉजिंग एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, क्या होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है पैलिसल से, ठीक है। इसके अंदर ना सीलिया होता है ना फ्लैजिला होता है। इसका एग्जाम्पल है मलेरिया का पैरासाइट दैट इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम एक स्पोर की तरह होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक। मैंने एक चैप्टर पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था कि पार्शियली हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, पहले वर्बली सुन लो। पार्शियली हेट्रोट्रोपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा
जो अपना फूड तो बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और वो कौन से प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट में से ही नाइट्रोजन निकाल करके अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। Plants have autotrophic mode of nutrition as they contain chlorophyll pigment. Yes. Thus, they have the ability to prepare their own food by the process of photosynthesis. However, some insectivorous plants are partially heterotrophic. They have various means of capturing insect so as to supplement their diet with required nutrients derived from the insects, causing the proliferation of the growth. अब इंसेक्ट से जो भी न्यूट्रिएंट उसको रिक्वायर्ड होता है एज ए सप्लीमेंट वो ले लेते हैं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा बेटा? पिचर प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है निफेंथिस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट एंड सनड्यू प्लांट। ये सारे कौन से प्लांट है बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। Now come to the question number 8. What do the terms phycobiont and mycobiont signify? बेटा ये लाइकन से रिलेटेड है। लाइकन में हमारे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एसोसिएशन में होते हैं, दैट इज द एल्गी एंड फंगस। तो एल्गी वाले पार्ट को तो बोलते हैं बेटा फाइकोबायोंट और फंगी वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा माइकोबायोंट। ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन द क्लोज एसोसिएशन and that process and the situation is known as the symbiosis. देखो, phycobionts refers to the algal component of the lichen and mycobiont refers to the fungal component. अब algae में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो फूड प्रिपेयर करती है जो फंगी को भी देती है। अब बदले में फंगस क्या करता है? उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गी को वाटर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करके देता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। Now come to the next question, that is question number 9. Give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following. मतलब आपको सारे फंगस किंगडम की जो क्लास है वो एक्सप्लेन करनी है और किसके बेसिस पे करनी है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So start from the first class, that is the Phycomycetes. Phyco means, yes, Phyco means ग्रीन एल्गी। फाइको वर्ड हमने किस लिए यूज किया था? एल्गी के लिए यूज किया था, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, दिस ग्रुप ऑफ फंगी इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज राइजोपस, एल्ब्यूगो एटसेट्रा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं उन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जिनकी लाइफ साइकिल इन प्लांट्स के बिना पूरी नहीं हो सकती, वो टोटली इन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। या तो वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं या फिर वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बाय फीडिंग ऑन द डिकेइंग मैटर सच एज वुड। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो होती है मोटाइल जूस्पोर से या फिर नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर से, और ये बनते किसके अंदर है? स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। अब इनकी एक हाइफी जो है मॉडिफाई हो जाती है स्पोरेंजियोफोर में, जिसके टिप पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं बेटा? स्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो ये आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं और ओगैमस भी हो सकती है। आइसोगैमस का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। Anisogamous means both male and female gametes are not morphologically similar. अगर मेल गैमेट छोटा है तो फीमेल में गैमेट बड़ा है, अगर फीमेल गैमेट छोटा है तो मेल गैमेट बड़ा है, तो उनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होती। एंड व्हाट इज द oogamous type? In oogamous type the male gamete is small in size and motile, but the female gamete is large in size and non-motile. क्लियर है ना? जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते, फर्टिलाइज करते तो जाइगोट बनता है। वो जाइगोट के चारों तरफ एक थिक बॉल बन जाते हैं जिसको फिर हम क्या कहने लग जाते हैं? जाइगोस्पोर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द एस्कोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटीज क्या है बेटा? एस्कोमाइसिटीज। इसके अंदर कौन से मेंबर आते हैं? पेनिसिलियम, एस्परगिलस,
क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? स्पोरोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक एंड कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मतलब डंग पे ग्रो करना। बाकी सारे टर्म्स आप क्लियर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स जो बॉडी के बाहर ही लगते हैं, जिनको बोलते हैं कॉनिडिया, और जिस हाइफी पे लगते हैं उसको बोलते हैं कॉनिडियोफोर। हाइफी होते कॉनिडियोफोर, उसके कॉनिडियोफोर के बाहर ही एक्सोजिनसली बॉडी के बाहर ही, हाइफी के बाहर ही कॉनिडिया लगते हैं, और हर एक कॉनिडिया कैपेबल होता है एक फंगस बनाने का, यानी कि दूसरा डॉटर हाइफी या माइसीलियम बनाने का। इफ यू विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन दीज अकर्स थ्रू द एस्कोस्पोर्स, जो किसके अंदर बनते हैं? एसआई के अंदर। किसके बनते हैं? एसआई के अंदर। ठीक है, देखो एसआई के अंदर एस्कोकार्प होता है और एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। ठीक है ना? लेट मी क्लियर यू, 1 सेकेंड प्लीज। यस, अगर ये एस्कस है सैक लाइक, सॉरी इस तरीके से होगा, ठीक है, इसमें क्या होंगे? ये तो एसआई है और ये एस्कोकार्प है, जिसके अंदर क्या लगते हैं? एस्कोस्पोर्स लगते हैं। ठीक है ना? और ये एस्कोस्पोर्स आगे क्या बनाते हैं? डॉटर फंगस बनाते हैं, डॉटर माइसीलियम बनाते हैं। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्लास, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। यस, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं यूस्टिलेगो, एगेरिकस एंड पक्सीनिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एज ए डिकम्पोजर भी काम कर, डिकम्पोजर की तरह भी होते हैं। ठीक है, और एज ए पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है ना? फ्रेगमेंटेशन वैसे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आता है, तो हम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना लिख करके यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड इज हम यूज कर सकते हैं। अब इस सेक्सुअल स्पोर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो तो एब्सेंट ही होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होते हैं? 2 हाइफे होते हैं अलग अलग स्ट्रेन के, मींस उनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है? डिफर करता है। वो दोनों का प्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो फ्यूज कर जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज नहीं करते, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं डाइकैरियो। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद जो कैरियो, जो आपकी डाइकैरियोन कंडीशन दी स्टेज थी, अब दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज भी कर जाते हैं और बाद में मियोसिस करके सॉरी, बाद में मियोसिस करके 4 बेसिडियोस्पोर्स भी बना देते हैं। ठीक है, और ये बेसिडियोस्पोर किसके अंदर बनते हैं? बेसिडियम के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस ये जो फंगस है इसके अंदर आते हैं मेंबर अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्रिकम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या करते हैं बेटा? ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर्स भी कौन से होते हैं? कॉनिडिया होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है इनके अंदर? एब्सेंट होती है। क्लियर है? अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड। Yes. What are the characteristics of features of euglenoids? Euglenoids के फीचर्स हमें बताने हैं। ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो जिसका कुछ बिहेवियर प्लांट की तरह होता है, कुछ बिहेवियर एनिमल की तरह।
प्लांट की तरह बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर पिगमेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट की एब्सेंस होती है वो हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करता है। सो लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट। द फर्स्ट वन इज दीज आर द यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, जो कि कॉमनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको पेलिसेल बोलते हैं। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। एक लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट भी होता है। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और लाइट की प्रेजेंस है तो अपना खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर लाइट की एब्सेंस है तो ये हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करते हैं। वो पानी में रहने वाले स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करते हैं एज देयर फूड। दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। ठीक है ना। Now come to the next question, that is question number 11. Question number 11. Yes. Give a brief account of viruses with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral disease. Viruses को बताना है उसके स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। अब वायरसेस क्या होते हैं बेटा? These are the सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। इनमें क्या होता है, एक बाहर प्रोटीन की कोट होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ जो वायरस होते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए। अगर डीएनए होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा और आरएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनके अंदर जो प्रोटीन कोट होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड, जो कैप्सोमियर सब यूनिट से बने होते हैं और वो हेलिकली क्या हो जाते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब 4 वायरल डिजीज बतानी थी, एड्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये 4 कॉमन एग्जाम्पल है वायरल डिजीज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग बिकॉज दे कैन नॉट इंक्रीज देयर नंबर। आउटसाइड द बॉडी दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पर जैसे ही लिविंग सेल के अंदर जाएंगे उस लिविंग सेल की मशीनरी को हैक कर लेंगे और अपने नंबर को क्या करना शुरू कर देंगे, रेप्लिकेट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लिविंग बॉडी के अंदर जाके तो ये लिविंग हो जाते हैं और आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैसे बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। Viruses are the microscopic organism that have characteristics of both living and non-living. A virus consists of a strand of DNA और RNA covered by a protein coat. अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो DNA और RNA हो सकता है, जो ये बताता है कि वायरस क्या है, अलाइव है। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन एक लिमिटेड मैनर में। लेकिन अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात की जाए कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर इसको होस्ट सेल ना मिले, तो होस्ट सेल की मशीनरी ना मिले, तो मशीनरी मतलब वो मशीनरी जो इसको रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, तो अब हम क्या कहेंगे, ये एसेलुलर नेचर के हैं, तो ये बताते हैं कि नॉन लिविंग है। इसीलिए क्लासिफाइंग वायरसेस हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर द मॉडर्न सिस्टमैटिक। इसलिए वायरसेस को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जगह नहीं मिली। सो ये थे बेटा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। इन एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, एक्सप्लेन करते करते एक तरीके से आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन हो गई है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको समझ आता है तो बेटा प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी डाउट होता हो तो फील फ्री टू आस्क। क्लियर? टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।